सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने जो है काइनेमेटिक इक्वेशंस का प्रूफ देख लिया था। काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने देख लिया था कि ये हमारे पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस होती है और हमने उनका प्रूफ नॉर्मल वे में देखा था कि नॉर्मली हम उनका प्रूफ किस तरीके से निकालते हैं। तो ये मेरे सामने 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो आज हम देखने वाले हैं, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि हम इसका प्रूफ कैलकुलस को यूज करके किस तरीके से करते हैं। सो आज हम इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ कैलकुलस को यूज कर करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम इन्हें निकालते हैं। सो यहाँ पर लेट्स से मेरे पास एक्सेलरेशन है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv ओवर dt। सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि dv इज इक्वल टू a डॉट dt। सिंपली मैं इस dt को इधर ले गया एक्सेलरेशन के साइड में। सो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को साइड्स को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। सो इंटीग्रेशन भी हमने सीखा है किस तरीके से करना है। सो मैंने इन दोनों को क्या किया, दोनों साइड से इंटीग्रेशन किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो जब मैं यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करूँगा तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ कि लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी मेरी u थी और फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल टाइम मेरा 0 सेकंड था और कुछ टाइम t सेकंड तक के लिए मैं प्रोसेस देख रहा हूँ। सो मैं जब इस dv को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा v और मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v। और इसी तरीके से जब मैं a डॉट dt का इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और अंदर मेरे पास इंटीग्रेट करने के बाद आएगा t और उसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा 0 से t तक तो मैं इस तरीके से लिखूँगा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डेफिनेट इंटीग्रल जिस तरीके से होता है, सो मैं डेफिनेट इंटीग्रल इसका निकालने के लिए लिमिट्स पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस ज़ीरो। ओके, सो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ये मेरे पास फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाती है और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इस तरीके से मैं फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन का प्रूफ निकाल सकता हूँ यूजिंग कैलकुलस। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन की, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो भी सिंपल है कि हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है उसको हम लिखते हैं dx ओवर dt से, कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाती है। या फिर मैं लिख सकता हूँ डेट dx इज इक्वल टू v डॉट dt। ओके, सो अब मैं फिर से क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा dx को तो ऑब्वियसली शुरुआत में मैं किसी जीरो डिस्टेंस पर रहूँगा और मैं लेट से किसी s डिस्टेंस पर पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा v डॉट डी टी को तो शुरुआत में मैं 0 सेकंड पर रहूँगा और मैं पहुँच जाता हूँ किसी t सेकंड पर। अब मैंने ये पढ़ लिया है कि v की जो वैल्यू होती है वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में यहाँ पर इस जगह पर v को रिप्लेस कर देता हूँ इस चीज़ से, u प्लस ए टी से। सो मैं इसे लिख सकता हूँ डैट, यहाँ पे लिखूंगा dx का इंटीग्रेशन 0 से s तक और मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर v को u प्लस ए टी से और बाहर लिख दूंगा मैं dt इस तरीके से। सो अगर अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास dx का डिफरेंशिएशन आ जाएगा x और अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन लूँगा 0 से s तक तो लिमिट्स इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा और u डॉट डी टी का इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा यू टी और इसको भी फिर मैं क्या करूँगा, लिमिट्स पुट कर दूंगा 0 से t तक और मैं ए टी का एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और मैं यहाँ पर भी लिमिट पुट कर देता हूँ 0 से t तक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। अब तो ये सिंपल है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही पुट करूँगा हो जाएगा s, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो मेरे पास ये सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाती है, सो जो कि यहाँ लिखी हुई है। ओके, सो इस तरीके से मैं कैलकुलस का यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या आएंगी। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी स्पेस और ले लेता हूँ ताकि मैं थर्ड इक्वेशन का भी प्रूफ यहाँ पर निकाल सकूँ। ओके, सो लेट्स से अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन का प्रूफ निकालना है। वो देखते हैं किस तरीके से हम निकाल सकते हैं।
सो हमें पता चल चुका है कि अब एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिख सकते हैं, dt। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा dv/dt मल्टीप्लाइड बाय dx ओवर dx। और इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ dv/dx डॉट, या फिर मल्टीप्लाई dx ओवर dt। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ v, क्योंकि dx ओवर dt क्या होता है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट का मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास आ जाएगा v। तो मैंने इसे सिंपल v लिख लिया और मल्टीप्लाई में dv/dx। तो मैं एक्सेलरेशन को v इंटू dv/dx लिख सकता हूँ। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं dx को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा। सो मेरे पास हो जाएगा a डॉट dx इज इक्वल टू v डॉट dv। अब मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 से लेट से s तक वेरी कर रहा है, और जो मेरे पास जो वेलोसिटी है वो लेट से इनिशियल वेलोसिटी मेरी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, इस तरीके से। सो अब अगर मैं इनका इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, क्योंकि हम काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हैं ये हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लेकर चलते हैं, तो इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो इजीली बाहर आ जाती है। और अगर मैं dx का इंटीग्रेट करूंगा तो वो हो जाएगा x, और मैं यहाँ पर लिमिट पुट कर देता हूँ 0 to s, और वो इक्वल हो जाएगा v को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो ये v को हम रिप्लेस अगर करेंगे, या फिर v को रिप्लेस करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम इसका इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू dv कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास v²/2 v का इंटीग्रेशन, और लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं u से लेकर v तक। तो ये हो जाएगा a, और एक्सेलरेशन साइड में आ जाएगा इधर इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा ये v² माइनस u² ओवर 2। तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाती है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो फॉर्मूला होगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सो इस तरीके से मेरे पास ये थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाती है, और इस तरीके से मैं कैलकुलस यूज करके तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन का प्रूफ भी निकाल सकता हूँ। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मैं एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं यहाँ पर। सो लेट्स से मेरे पास ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3.4। सो आप इसे ट्राई करिए और हम इसे देखते हैं किस तरीके से करना है। सो जेम्स का क्वेश्चन है, आर वी यूजिंग कैलकुलस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यस जेम्स, हम कैलकुलस का यूज कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे बस अभी हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, मतलब प्रूफ किस तरीके से होता है कैलकुलस को यूज करके, वो देखा था। लेकिन कैलकुलस तो बिल्कुल काम आएगा ही। तो calculus is very important thing in solving these type of problem, and that's why I focused on calculus before starting the chapter number 3. But in some questions the calculus is not needed, so we can do them directly also with using formulas. एंड हर्ष का क्वेश्चन है, सर क्लास नोट्स का पीडीएफ। हाँ हर्ष, आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये कोई हाइट है 25 मीटर की, ये अपना ग्राउंड है, और यहाँ पर ये 25 मीटर की कोई हाइट गिवन है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका यहाँ से विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से मैंने फेंका। सो हाउ हाई विल द बॉल राइज। सो बॉल कितनी हाइट अचीव करेगी। सो ए पार्ट कहता है हाउ हाई विल द बॉल राइज। सो अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज कर कर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एस। तो यहाँ पर हमें एस निकालना है बेसिकली, यानी कि कितनी हाइट उसने अचीव करी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी एस निकालना है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें पता है क्योंकि बॉडी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपका वेट नीचे लगता है तो जी नीचे लगता है। लेकिन अगर हम बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, सो हम इसे जी को नेगेटिव ले लेंगे।
तो जेम्स का आंसर है 1 मीटर। नहीं, जेम्स 1 मीटर आंसर नहीं है, हम इसको देख रहे हैं किस तरीके से करना है। सो जी नीचे वाली साइड लग रहा है, जी इज अप्लाइंग एट द डाउनवर्ड and we are throwing the ball upward, so we will take g to be negative. So what is the value of g? For the sake of simplicity, we are taking the value of g to be minus 10 meter per second square. वैसे तो 9.8 होती है करेक्ट, करेक्ट भी नहीं, 9.8 कुछ कुछ समथिंग होती है, लेकिन हम जी को माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो यहाँ पर जो v हो जाएगा, जब हम टॉप हाइट पर आपने जब नोटिस किया होगा हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, सो लेट्स से बॉल का कुछ पाथ है, तो कुछ समय बाद जो बॉल है वो ग्राउंड की तरफ आना शुरू हो जाती है इस तरीके से, और वो आकर नीचे टकरा जाएगी। सो जो ये वाली हाइट होगी, हमें वो वाली हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। लेट्स से ऐसे, तो हमें ये वाला डिस्टेंस हम इस ए वाले पॉइंट में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जब बेसिकली जब बॉल ऊपर पहुंचेगी, तो जब वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगी अपवर्ड से, जब वो नीचे की तरफ इस तरीके से घूमेगी, तो ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। सो इस वजह से जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। और जो u है वो अपने पास है 20 मीटर पर सेकंड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 20 मीटर पर सेकंड से उसे ऊपर फेंका है। और g है अपने पास माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ से आराम से s की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा, सो 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 10, और यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा, सो मेरे पास जो s की वैल्यू है वो आ जाएगी 20 मीटर। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल पा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम पार्ट बी की तरफ मूव करेंगे। सो अब यहाँ पर हम पार्ट बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्ट बी बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यानी कि हमें बेसिकली टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद बॉल जो है ग्राउंड से हिट करेगी। यानी कि हम देखें तो पहले अगर मैं पाथ ले लेता हूँ ए, ये पॉइंट ले लेते हैं हम ओ, टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम बी। तो जब बॉल ए से ओ वाले पाथ पर होगी तो हमें वो वाला टाइम कैलकुलेट करना है। फिर जब बॉल ओ से बी वाले पाथ पर होगी हम वो वाला टाइम कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सो इसलिए पहले निकाल लेते हैं टाइम जब बॉल ए से ओ वाले पाथ पर होगी। तो हम वही काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी तो मेरी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, u मुझे 20 गिवन है, और जिस तरीके से मैंने अभी बात करी थी कि g माइनस 10 है क्योंकि हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं और g नीचे लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10, और लेट से t1 ले लेते हैं इस टाइम को, a से o वाले को। तो ये यहाँ पर जो t1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 सेकेंड्स। फिर अब जब नेक्स्ट पाथ की हम बात करें तो नेक्स्ट पाथ है ओ से बी तक का। तो अब मैं ओ से बी तक का टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ फॉर्मूले यूज़ करके ऑब्वियसली। सो एस मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, इस वाले ए पार्ट से एस आ गया था मेरा 20 मीटर। सो अगर मैं देखूँ ओ बी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये वाला एस प्लस ये 25, ये वाले एस में अगर हम 25 प्लस कर देंगे तो मेरे पास ओ बी आ जाएगा। तो ओ बी हो जाएगा मेरे पास 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 45 मीटर्स। तो मेरे पास ये एस की वैल्यू आ गई। लेकिन अब अगर मैं ओ से बी पाथ की बात करूँ तो जो बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही है और जी भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस वजह से जो जी की वैल्यू है वो हम लेंगे +10। सो उस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से कि मैंने अभी इक्वेशन ये वाली अप्लाई करी थी, अब मैं दूसरी इक्वेशन अप्लाई कर लेता हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से मेरे पास सॉरी इसकी जगह यहाँ पे तो टाइम है नहीं, इसकी जगह दूसरी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी थी 0, तो अब अगर 0 से लेंथ हमारी पाथ लेंथ शुरू हुई है, तो जब हम 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर u ले लेंगे हम 0, और लेट्स से t2 टाइम ले लेते हैं यहाँ पे। तो और t2 हमें निकालना ही है, और जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी g, और जिसे हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s की वैल्यू हमारे पास 45 मीटर आ चुकी है। वो वाली चीज़ इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तीनों वैल्यूज़ को। सो ये मेरे पास हो जाएगा 45 इज इक्वल टू u 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये लिख लेते हैं हाफ g10 आ गया मेरे पास, और t2 स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास t2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि t2 आ जाता है मेरे पास 3 सेकेंड्स। ओके, सो मेरे पास o से a पाथ का भी टाइम आ गया t1,
और ओ से बी पाथ तक का भी टाइम आ गया T2। तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है, मैं सिंपल इन दोनों टाइम्स को ऐड अप कर दूंगा, तो T1 प्लस T2, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स, और ये हो जाएगा इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम हो गया मेरे पास 5 सेकेंड्स, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो आप इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो जेम्स का क्वेश्चन है, सर आर्ट वी इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ए विच इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी हम 20 मीटर पर सेकंड यूज कर रहे हैं। ओके, हमने बॉल को जब ए पोजीशन से फेंका था तो हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड। इस वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी है जेम्स वो जीरो नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर सूरज का है, सर वन पार्ट की कैलकुलेशन एक और बार एक्सप्लेन कर दो। ओके, सो फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन हम दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट था हमारा ये वाला, यहाँ पर जी था -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे थे, और जो जी है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वो नेगेटिव ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये हम ले लेंगे माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पर जो v है, जो फाइनल वेलोसिटी है या टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचकर, वो तो हो जाएगी जीरो, क्योंकि वहां से बॉल जो है अपना पाथ चेंज कर रही है। आप खुद सोचो, आप बॉल को फेंकते हो जब आसमान में, तो जब वो अपना पाथ चेंज करती है तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो रुक जाती है एक समय के लिए। तो वहां पर उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और u हमें गिवन ही है कि u जो है 20 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बस हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, v को रख देंगे 0 यहाँ पे, u को हमने 20 रख दिया, तो 20 का स्क्वायर हो गया, और जो अपने पास g था वो हमने इधर रख दिया इस तरीके से, और हमने s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सूरज, अब आपको समझ में आया? आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी इसकी कैलकुलेशन। आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सूरज, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। आंसर 380 नहीं आएगा, देखो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे अच्छे तरीके से इधर सॉल्व कर देता हूँ कि ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 20 का स्क्वायर होता है मेरे पास 400, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं -20 के साथ, सो हो जाएगा -20 सेकेंड्स। ओके, -20, सॉरी सेकंड्स नहीं, -20s, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है यहाँ पर s। और ये नेगेटिव को जब उधर वाली साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 20 सेकेंड इक्वल टू 400, और यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर्स। चलो तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मेरा फ्री फॉल। सो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे यहाँ पर फ्री फॉल। सो फ्री फॉल का क्या मतलब होता है? सो फ्री फॉल से मेरा ये मतलब है कि मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ के पास से छोड़ देता हूँ। तो वो क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर जो लग रही है, जो उस पर जी की वैल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इस वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके इन्फ्लुएंस में वो नीचे की तरफ आता है। और इसी को ही हम कहते हैं फ्री फॉल, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, और जब उस पर कोई भी मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो जेम्स, आप प्राइवेटली ना पूछकर उस तरीके से पूछ सकते हैं पब्लिकली भी। जेम्स का क्वेश्चन है, सर कैन वी फाइंड टाइम डायरेक्टली फ्रॉम वन सिंगल इक्वेशन। हाँ जेम्स, हम एक सिंगल इक्वेशन को भी यूज कर टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ कि मैंने जैसे इसको दो पाथ में ब्रेक किया, एक पाथ था मेरा ए ओ, एक पाथ था मेरा ओ बी, मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ए टू बी भी ले सकता हूँ। ओके, तो मैं वहाँ पर सिंपल वन फॉर्मूले को यूज करके और टाइम पीरियड आराम से निकाल सकता हूँ। वहाँ पर बस मेरा जो टाइम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंट मेथड से करूँ और मैं एक और बी सिंपल एक पाथ ले लूँ, लेट्स से मैंने ए बी पाथ ले लिया अब अपना, और मुझे डायरेक्ट टाइम कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं किस तरीके से मैं कैलकुलेट कर पाता हूँ। सो मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँगा। सो मैं सिंपल क्या ले लेता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है, उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहाँ से लेके ए से बी पाथ तक के लिए हो जाएगा 25 मीटर्स। ओके, और जो यू की वैल्यू है वो भी मुझे गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है मुझे 20 मीटर पर सेकेंड। और जो हमें टाइम है वो तो इधर इस फ्रेम में लिखेंगे ही हम इस तरीके से, और ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव यू, क्योंकि जो यू है ए से बी पाथ की अगर मैं बात करूं तो इसको हम फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन होना चाहिए था नीचे ताकि ए से बी तक डायरेक्ट पहुंच जाए, इसलिए हम यू की वैल्यू क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस हाफ जो एक्सेलरेशन है जी उसकी वैल्यू 10 ले रखी है और टी स्क्वायर।
तो इस तरीके से मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक साइड ले आता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5t² इधर लिख देंगे प्लस -20t इज इक्वल टू 25। अब इसे सिंपल एक डायरेक्शन में हम ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5t² माइनस का 20t और माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से 5 कॉमन निकाल लूंगा। सो जेम्स कह रहा है इज इन 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड वेलोसिटी सर। हाँ, तो अपवर्ड की डायरेक्शन में है, लेकिन अगर अब हमने क्या करा कि जो डिस्टेंस है वो A to B ले लिया, तो इस वजह से जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, और हम उसे नेगेटिव साइन से डिनोट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब मैं अगर पाथ ले रहा हूँ A to B इस तरीके से है, लेकिन वेलोसिटी हम फेंक रहे हैं ऊपर, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो रखी है यहाँ पे, तो इस वजह से u को हम -20 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो इस वजह से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा 5 कॉमन लेके, तो हो जाएगा t² माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो अब मैं यहाँ पे सिंपल इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा t² माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा t माइनस 5 प्लस 1t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास दो फैक्टराइज करने के बाद दो चीज़ें बन गई हैं, तो t प्लस 1t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू दो आएंगी, एक आएगी -1 सेकेंड और एक आएगी 5 सेकेंड। सो -1 सेकेंड में इसलिए कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो आंसर है वो मेरा हो जाता है टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, तो इस वाले मेथड से ही मेरा टाइम जो है 5 सेकेंड आ रहा है, और जब हमने इधर कैलकुलेट किया था इधर वाली साइड, तो यहाँ से ही मेरा आंसर टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड आया था। सो मेरे पास दो मेथड है, मैंने दोनों मेथड से कर सकता हूँ इस सवाल को। पहला मेथड था कि मैं उसे ए से ओ के बीच में कंसिडर कर लूँ, पाथ को मैंने डिवाइड किया था ए से ओ में और ओ से बी में। दूसरे मेथड में मैंने क्या किया कि सिंपल ए से बी सिंगल पाथ मान लिया। सो अभी हम फ्री फॉल डिस्कस कर रहे थे। तो फ्री फॉल में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, और उसके ऊपर कोई भी ना तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है ना कुछ, कोई भी मतलब फ्रिक्शन की वजह से भी वो नहीं रुक रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। सो फ्री फॉल इज दस अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म हो गई कि जब वैल्यू ऑफ जी चेंज ही नहीं हो रही है। सो जो जी की वैल्यू हो जाती है फ्री फॉल के केस में, जी की वैल्यू हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इन जी की वैल्यू को काइनेमेटिक इक्वेशन में रख के देख लेता हूँ कि किस तरीके से मेरी काइनेमेटिक इक्वेशंस पर इफेक्ट आता है। सर इजंट ग्रेविटी एयर रेजिस्टेंस? ग्रेविटी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी तो फोर्स है जिसके कारण अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, तो उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। एयर रेजिस्टेंस डिफरेंट थिंग होती है। एयर रेजिस्टेंस होती है कि जैसे आपने पैराशूट देखा होगा, पैराशूट जब खुल के नीचे की तरफ आता है इस तरीके से, तो वो जी की एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस उस पर इधर डायरेक्शन से पड़ता है। सो इस वजह से क्या, एयर रेजिस्टेंस के कारण वो जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, इस वजह से वो धीरे धीरे नीचे आता है। लेकिन अगर मैं सिंपल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूँ या फिर कोई स्टोन ले लूँ, उसको मैं फेंकूंगा, तो उस पर ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस जो है बस इतने से एरिया में लगेगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं एयर रेजिस्टेंस ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एयर रेजिस्टेंस बस इतने से एरिया में लगेगा, और इस वजह से इसकी फोर्स वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कोई भी स्टोन है वो जल्दी से नीचे गिरेगा, बल्कि पैराशूट क्या करता है, धीरे धीरे नीचे आता है। तो ये डिफरेंस होता है जी और एयर रेजिस्टेंस में। ग्रेविटेशनल क्या है, एक एक्सेलरेशन है, और एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है। लेकिन अगर मैं इसकी मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे लिख देता हूँ m.g करके, तो ये होता है मेरा वेट, और वेट होती है एक टाइप की फोर्स, इसलिए फोर्स इधर से भी लग रही है और एयर रेजिस्टेंस भी फोर्स लगाता है। तो अगर F1 है, ये लेट्स से ये F2 है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगी F1 माइनस F2, क्योंकि जो अपना वेट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस से, क्योंकि जब आप जंप करोगे तो ऑब्वियसली आप नीचे आओगे क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है हवा के प्रेशर से। तो इस वजह से जो फोर्सेज हैं उनका रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो F1 माइनस F2 हो जाता है, और जितना F2 कम होगा उतना ही अपना रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा होगा ना। तो इसलिए F2 क्या था, अपना एयर रेजिस्टेंस, तो जितना एयर रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा होगा। और लेट्स से कि अगर एयर रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लेते हैं इस केस में, फ्री फॉल के केस में, तो F2 हमारा जीरो ही हो गया, तो जो अपना रिजल्टेंट फोर्स है वो हो जाता है F1, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, या तो हम उसे लिख सकते हैं वो जी की एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं इसे काइनेमेटिक इक्वेशंस में यूज़ करूँगा, तो उन पर क्या इफेक्ट आएगा। तो मेरे पास जो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है वो है मेरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अभी हमने पहले भी बात करी थी कि किस तरीके से इन चीज़ों पर इफेक्ट आता है।
सो लेट्स से कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं हवा में, और मैंने क्या किया, उसे रिलीज कर दिया इस तरीके से, तो वो ऑब्वियसली नीचे आएगा। जी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव। कुछ लोग नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, जैसे हमने चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी थी, तो मैं यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर के चल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन होगी नीचे वाली साइड वो मैं लेके चल रहा हूँ अभी। चलो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम ज़्यादातर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, जब आप एक्सेस भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सेस लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं पॉजिटिव वाई एक्सेस, और नीचे वाली डायरेक्शन को लेते हैं आप नेगेटिव वाई एक्सेस। ओके, सो इस वजह से जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, लेट से मैंने इसे ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या हो रहा है, इरेज क्यों हो रहा है ये लेट से मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने स्टार से मार्क कर दिया इसे, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को। तो अगर अब मैंने इसे यहाँ से रिलीज करूंगा तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ आएगा, यानी ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और जी भी अपना पॉजिटिव है, लेकिन जब हम उसे नेगेटिव डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू हम यहाँ पर लेट से ले लेते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा काइनेमेटिक इक्वेशंस पर। बड़ा कर लेते हैं इसे थोड़ा। तो अब मेरे पास पहली जो काइनेमेटिक इक्वेशन थी वो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन यहाँ पे है मेरी नेगेटिव ऑफ जी, यानी कि नेगेटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव जी बस मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, और हमने ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से छोड़ा है नीचे। ओके, तो अगर आप इसे पॉजिटिव भी ले लेते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, वो बस आपकी बाकी वैल्यूज उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर लेट से कि अगर मैं उसे ड्रॉप करूँगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी जीरो ही हो जाएगी, तो यहाँ पर जो v होगा वो मेरा हो जाएगा 0 और प्लस 80 है तो प्लस -10 इंटू टाइम। तो जो वेलोसिटी है वो मेरी -10t के हिसाब से वेरी कर रही है। और इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर मैं अब यहाँ देखूँ तो जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा वो इस तरीके से लिख देंगे, u 0 है तो 0 हो गई फर्स्ट टर्म प्लस हाफ, तो मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस को इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा -g यानी कि -10, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। कैन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बी जीरो साइमल्टेनियसली, हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जीरो माना ही नहीं है। फाइनल वेलोसिटी है मेरी v और इनिशियल वेलोसिटी है मेरी 0। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी तो मैं v मान रहा हूँ, और फाइनल वेलोसिटी मेरी -10t के हिसाब से चेंज हो रही है। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सेम तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन पर हो, उसमें क्या होता है वेलोसिटी जीरो ही है, तो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो वेलोसिटी फिर जीरो आ जाएगी, तो बस उस केस में वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट रहती है। ओके, सो हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन पढ़ रहे थे। नो, ऐसा तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट जो है अपना सिंपल रेस्ट पे हो। जेम्स का क्वेश्चन है कि क्या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो सकती हैं, तो इस तरीके से तभी हो सकती हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर हो। जेम्स आप पब्लिकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, आपने यहाँ पे प्राइवेटली पूछ रहे हैं तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पुट किया u की वैल्यू 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मैंने उसे ड्रॉप कर रहा हूँ। अब मैं किसी, आप खुद सोचिए, मैं किसी को छोड़ता हूँ नीचे तो मैं उसे कुछ वेलोसिटी थोड़ी ना दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को फेंकता हूँ, यानी जब मैं बॉल थ्रो कर रहा हूँ तब मैं उसे इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर इसको वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, इसलिए u की वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हो जाती है -10, और टी स्क्वायर को मैं निकालना ही है, मतलब किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो मेरे s जो है उसका फॉर्मूला आ जाता है -5t स्क्वायर। तो हम इन चीज़ों को याद करके रखेंगे कि मेरे पास कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं सबकी। तीसरी इक्वेशन जो है मेरे पास वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में देखूं तो v स्क्वायर एज इट इज रखूंगा मैं, u की वैल्यू है 0 और ये हो जाएगा +2 -10 इंटू एस। तो यहाँ पर ये जनरली v और s के बीच में रिलेशन आ रहा है मेरे पास कि v स्क्वायर इज इक्वल टू -20s। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मीटिंग टाइम ओवर होने वाला है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और ये लेक्चर रिकॉर्ड होकर हम डेली यूट्यूब पर भी डालते हैं, तो वहाँ से आप रिवीजन के लिए भी इसे देख सकते हैं। अभी के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इन तीनों वैल्यूज़ को, क्योंकि अभी हम इन तीनों वैल्यूज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देखेंगे और इन्हें स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ग्राफ में चेंज आ रहे हैं। मैं ऊपर भी कर देता हूँ ताकि आप ऊपर वाला एरिया भी नोट डाउन कर लें कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और जी के बारे में समझाया था। यहाँ पे वेट हो गया अपना, यहाँ पर जो दोनों फोर्सेज हैं उनका क्लैश हो रहा है, यहाँ पर हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हमने किस तरीके से जी को -10 माना, वो वाला एरिया हम यहाँ पर समझा रहे हैं। और यहाँ पर इस वाले एरिया में मैंने तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस में
वैल्यू ऑफ यू पुट करी 0 और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी -10 और उस तरीके से मैंने इनके बीच में रिलेशन निकाल लिया। सो यहाँ पर हमने देखा था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन आ गया इधर, यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में आ गया है और यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन आ गया। सो हम देखते हैं इन तीनों का ग्राफ किस तरीके से आएगा मेरे पास। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एरिया को। सो मैं यहाँ पर अब एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने अभी देखा कि वेलोसिटी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में -10t से चेंज हो रही है। मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ एक्सेलरेशन और टाइम का यहाँ पर, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या चेंज हो रहा है। ओके, या फिर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओके, तो मैं किस चीज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ यहाँ पे? तो नेगेटिव वाली टर्म आ रही है तो ग्राफ ऑब्वियसली इस तरीके से बनेगा। एक्स यहाँ पर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, टाइम को मैं डिनोट कर लेता हूँ इस तरीके से, और लेट से मैंने एक्सेलरेशन को ले लेता हूँ नेगेटिव वाई एक्सिस पे। आप सबको पता है नेगेटिव वाई एक्सिस को मैं नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर चल रहा हूँ, इस वजह से लेट से यहाँ पर आ जाता है -5 -10 और ये लेट से ले लेते हैं 1, ये लेट से ले लेते हैं 2। तो अगर हम फ्री फॉल की बात कर रहे थे जिस तरीके से, तो मेरा जो एक्सेलरेशन थी वो हम लेके चल रहे थे -9.8। वैसे भी यहाँ पे मैंने -10 लिया है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, लेकिन एक्चुअल में तो -9.8 होता है। तो इसलिए जो फ्री फॉल का ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो मेरी वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल कांस्टेंट आ जाती है, और ये फ्री फॉल के केस में होता भी है कि एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो अब देखते हैं वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही थी हमारी। जब हमारी एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या वेलोसिटी और टाइम के बीच में देख रहे हैं हम कि जो स्लोप है वो आ रही है हमारी -10 इधर, तो यानी कि जो ऑब्वियसली स्लोप कुछ इस तरीके से आ रही होगी, और यहाँ पे आ जाती है अपनी वेलोसिटी, यहाँ पे आ जाता है अपना टाइम। सो इस तरीके से मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ वेलोसिटी और टाइम के बीच में। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पर ये -10 हो सकता है, -20 हो सकता है, और इस तरीके से वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और एक्सेलरेशन था मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये था -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब थर्ड केस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो मैंने यहाँ पर नोट किया था कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ s = -5t² का रिलेशन बना रहा है। तो अगर मैं उसे ग्राफ पर प्लॉट करूँ तो वो देखते हैं किस तरीके से आएगा। सो लेट से मेरा यहाँ पर टाइम है सेकेंड्स में, और जो मेरा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो है मीटर में। ओके, सो यहाँ पर मैंने देखा कि नेगेटिव है, और आपने कोऑर्डिनेट में देखा होगा कि नेगेटिव पैराबोला का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो एक तरीके से पैराबोला ही है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो टाइम है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, माइनस में है लेकिन -10 -20 -30 -40 इस तरीके से बढ़ रहा है। सो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ग्राफ फ्री फॉल का किस तरीके से वेरी करता है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर है अपना वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। मैं इसे स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। वैसे आप सबको स्क्रीन विजिबल है ना? सो मैं यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पर बेसिकली देख रहा था स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। सो ये होता क्या है, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक लगने से पहले कुछ डिस्टेंस मूव करती है। सो जो डिस्टेंस वो मूव कर रही है उसको ही हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो लेट्स से ये व्हीकल था मेरा, इस तरीके से कोई बैठा हुआ जा रहा है यहाँ पे, और ये है मेरी रोड। सो अब अगर मैंने स्पीड बढ़ा रखी है और मैंने इस पॉइंट पर आकर किसी ब्रेक मारे, यहाँ पर आकर मैंने ए पॉइंट पर ब्रेक मारे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ए पॉइंट पर गाड़ी वो रुक जाएगी एकदम से, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है, वो थोड़ी बहुत आगे ड्रैग खाती है गाड़ी और धीरे धीरे वो रुकती है। लेट से वो बी पॉइंट पर आकर गाड़ी रुक गई, तो ए से बी जो पॉइंट है इसको ही हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, ए से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस ही बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अभी हम देखेंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस को किस तरीके से हम निकालते हैं। तो अभी इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी क्या हुई, डीएक्सेलरेट करनी शुरू हुई, यानी कि मैंने उसका एक्सेलरेशन कम देना शुरू किया, तभी तो मैं ब्रेक लगाऊंगा। और पॉइंट बी पर आकर गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है।
यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v 0 हो चुकी है। सर इजंट स्टॉपिंग डिस्टेंस द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द जर्नी? नहीं, हम यहाँ पर उस डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, हम यहाँ पर बस वो डिस्टेंस ले रहे हैं कि कब मैंने ब्रेक लगाने शुरू करे। when my car when let's say my car is at here, okay, so I start pressing brake at this position from A. Now at point B the car stops, so the distance between point A and point B is known as my stopping distance. Okay, so मैं देखता हूँ कि अब मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे देख लिया कि when car stops then the final velocity becomes 0. So let's say my stopping distance is ds and I have to calculate ds. So I will apply the kinematic equations formula. So the formula which will I use is v square is equal to u square plus 2as. This formula I will use. And in this formula, I am given with that v is equal to 0. So I will put v equal to 0 here. And there is some, let's say, initial velocity at point A. क्योंकि जब मैं point A पर ब्रेक लगा रहूँगा तो मेरे पास जरूर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो इसलिए u तो 0 नहीं होगा, u को हम एज इट इज लिख लेते हैं। सो यहाँ पर जब हम थे तो v की जो वैल्यू थी वो थी मेरी 0, क्योंकि एट द एंड जो गाड़ी है वो मेरी रुकी गई है। एंड u तो मेरा सिंपल यहाँ पर जो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी वही को मैं उसको ही मैं u ले रहा हूँ। एंड 2as जो एक्सेलरेशन है मेरा वो तो है रिटार्डिंग वाला, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा कुछ भी होगा वो मैं ले लूँगा, जो मेरे पास आएगा वो क्वेश्चन में जनरली गिवन रहता है। और मैं यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं ds से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ds। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस ए में गिवन होता है, तो इस फॉर्मूले से मैं देखूँ तो यू स्क्वायर माइनस का 2a/ds हो जाएगा ये, और यहाँ पर यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2a/ds यहाँ से, और ds की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो मैं इस तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया? अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो आज हम एक और नया टॉपिक करेंगे जो आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसे करने में। यस जेम्स, ये माइनस यूज जेम्स, सबसे पहले आप जो है ना, जैसे मैसेज मुझे प्राइवेटली कर रहे हैं इस तरीके से आप पब्लिकली भी मैसेज कर सकते हैं, तो जो आपका क्वेश्चन है वो सबको विजिबल होगा। ओके, सो ये जो मैंने माइनस साइन यूज़ किया है ए के साथ, ये मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो मेरा रिटार्डिंग है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि माइनस आएगा 2a के साथ, वो बिल्कुल सही बात है। तो 2a के साथ जो है माइनस ही आता है, वो बस मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करेगा, ये बस मैंने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इस तरीके से किया है, वरना आपको वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुट करनी है हमेशा। मैं तो ये कहूँगा बल्कि ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ना आपको कि ds इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2a, ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल बस काइनेमेटिक इक्वेशंस याद रखिए, और जो भी आपको एग्जाम में आए वो आपको सिंपल बस काइनेमेटिक इक्वेशंस में अप्लाई करना है। ओके, जो भी आपका कैलकुलस वाला पार्ट है वो अप्लाई करना है, और ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। So there is no problem. You have to only remember the 3 kinematic equations and nothing else. And you have to take care that when you have to take the acceleration positive or when you have to take the acceleration negative, when you have to take the initial velocity 0, when you have to take the final velocity 0. So only these things you have to remember. And I hope so that you are getting my point, that when we have to take the final velocity 0, when we have to take the initial velocity 0. Okay, so James, I have taken this only for the calculation part. Otherwise you have to put the values in this formula only. For the sake of simplicity, for the sake of derivation only, I have taken this. Otherwise there will be a minus sign with 2a, because acceleration is retarding in nature and acceleration is decreasing, so we will take negative sign with that. So I think we will take a new topic today, interesting topic, that is relative velocity. So आप लोगों को पता होगा जैसे कि अभी धोनी सर का रिटायरमेंट हुआ है, तो धोनी के बारे में सबसे खास बात क्या जानी जाती थी? धोनी के बारे में सबसे खास बात ये जानी जाती थी कि विकेट के पीछे उनका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट था। यानी बोलते थे कि अगर स्टंपिंग में सबसे देखा जाए कौन आगे था, धोनी था। तो वो किस तरीके से मेजर कर रहे थे कि धोनी की स्टंपिंग बहुत अच्छी है, तो मेजर कर रहे थे जनरली रिएक्शन टाइम से। किसी भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं वो जनरली मेजर करते हैं उसके रिएक्शन टाइम से। आप बॉल को किस कैच कर रहे हो तो कोई ना कोई रिएक्शन टाइम होता है। अब ये रिएक्शन टाइम क्या है? सो कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है और इमीडिएट एक्शन जो आप लेते हो कुछ समय बाद, वो होता है रिएक्शन टाइम। तो जितना टाइम आपको लगता है एक्शन लेने के लिए, वो होता है अपना रिएक्शन टाइम। सो जेम्स का क्वेश्चन है, सर नो, इज डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बिकॉज बोथ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव?
यस, डिस्प्लेसमेंट जो है अपनी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले यहाँ पर देखे हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव मैंने इसलिए ले लिया शुरुआत में क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दिया है। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होना ही है, क्योंकि जब आप ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे सो देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी नेगेटिव, ओके जेम्स, बट यस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। This don't consider this formula, but you can consider this formula here. Okay, so we are talking about the reaction time. Yes, so I will just extend my screen. तो अब हम देख लेते हैं, अभी हमने देखा रिएक्शन टाइम होता क्या है कि अगर आपके सामने कोई इमीडिएट सिचुएशन आ जाती है और आप कोई इमीडिएट एक्शन लेते हैं तो आपने कितने टाइम में वो एक्शन लिया वो करस्पॉन्ड करता है आपका रिएक्शन टाइम। तो हम इसे एक एक्टिविटी से यहाँ पर समझते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास है एक रूलर, एक स्केल है मेरे पास इस तरीके से, और आपका कोई फ्रेंड है जो इस रूलर को यहाँ पर पकड़कर खड़ा हुआ है। ये आपके फ्रेंड ने इसे यहाँ से पकड़ा हुआ है हाथ से। अब आप क्या करते हो, आपका हैंड है यहाँ पर इस जगह पर, आपने ये रूलर नहीं पकड़ा हुआ। अब आपका फ्रेंड क्या करता है, ये जो रूलर है ये छोड़ता है, ये लीव करता है यहाँ से, तो ऑब्वियसली रूलर कुछ नीचे आएगा। अब आपको क्या करना है, वो जैसे ही छोड़ेगा आपको पकड़ना है। सो कितने डिस्टेंस बाद या फिर कितने टाइम में आप उसे पकड़ते हो, तो वो बताएगा आपका रिएक्शन टाइम। अब हम वो देखते हैं कि हम वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो अब हम वो देख लेते हैं। सो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव होना है और जी भी है अपना पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि नेगेटिव वाई एक्सेस में स्केल मूव कर रहा है तो जी ले लेंगे हम ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव। तो अब हम क्या देखते हैं कि मैं यहाँ पर सिंपल जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ वो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ जो हमने यहाँ पर देखा था स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एट द एंड क्या हो रहा है, आप स्केल को पकड़ ले रहे हो, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो हो जाएगी अपनी क्या, जीरो। या फिर सॉरी, मैं इसकी जगह, क्योंकि यहाँ पर टाइम वाली टर्म तो आई नहीं और हम टाइम वाली टर्म ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ले लेता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास जो डिस्प्लेस इनिशियल वेलोसिटी है, अगर आपका फ्रेंड लीव करेगा स्केल छोड़ेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ वेलोसिटी तो दे नहीं रहा है कि वो झटके से थ्रो कर रहा है, वो बस उसे वहां पे ड्रॉप कर रहा है, लीव कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी हो जाएगी अपनी, जीरो। तो वो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में अब पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा एस इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आती है? सो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके, सो जेम्स को समझ में नहीं आई। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक रूलर है, मैं उसे ड्रॉप कर रहा हूँ ऊपर से, आपका कोई फ्रेंड है वो यहाँ पर आपका स्केल लेकर खड़ा है एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर, यू हैव टू ग्रैब द स्केल। तो इफ योर फ्रेंड्स जस्ट ड्रॉप द स्केल एंड यू हैव टू ग्रैब एट एनी टाइम, so that time will give your reaction time. Okay, so we are talking about that only. So the equation which will apply here is this. So repeat करना है। okay, मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ इसको। तो स्टॉपिंग, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वैसे आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए आपको स्टॉपिंग टाइम में प्रॉब्लम है या फिर रिएक्शन टाइम में प्रॉब्लम है। सर इन स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम में प्रॉब्लम है। ओके, सो स्टॉपिंग टाइम में क्या कर रहे थे कि अगर मैं किसी पोजीशन ए पर हूँ और मुझे बी पोजीशन पर आकर रुकना है, तो मैंने क्या किया, ए पोजीशन पर मैंने ब्रेक अप्लाई करे और बी पोजीशन आते आते मैं रुक गया। कई बार होता है ना कि गाड़ी भी क्या होती है, एकदम ब्रेक नहीं लगा पाते, वो कुछ समय बाद रुकते हैं। तो इसलिए जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो ये सोचकर डिजाइन बनाती है कि किस तरीके से वो स्टॉपिंग टाइम को कम कर सकें और जिससे एक्सीडेंट कम हो। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं जब बी पॉइंट पर आकर बिल्कुल कंप्लीटली मेरी गाड़ी रुक चुकी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, v इक्वल टू जीरो ले लिया। ओके, फिर मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी। मेरे पास v इक्वल टू जीरो था, मैंने यहाँ पर जीरो स्क्वायर लिखा। u मेरे पास यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी पॉइंट ए पर। ओके, तो ए पॉइंट पर मेरी कुछ इनिशियल वेलोसिटी लेट से u थी, तो मैंने u को यहाँ पर पुट किया और 2as को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी क्या करो, आप इस चीज़ को भूल जाओ, मैं एक मिनट रिजल्ट ले लेता हूँ। इस चीज़ को अभी आप भूल जाओ बिल्कुल कि ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर। अब ये मेरे पास ये चीज़ आ गई, जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ds। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल जीरो लिखो इसे, यहाँ यू स्क्वायर लिखो प्लस 2a ds लिखो और फिर इसे सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा ये यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2a ds, और जो ds है उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी नेगेटिव ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये चीज़ समझ में आती है आप सब लोगों को? यस सर। ओके, तो अभी आप बस इस चीज़ को याद रखो कि ds मेरा आया माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे
तब मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे कि जब मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा बॉडी को, मैं डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ। डी एक्सेलरेट में क्या होता है कि जो मेरी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हम लेते हैं, क्योंकि हम एक्सेलरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस यानी डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए डिक्रीज को हम नेगेटिव लेते हैं और इंक्रीज को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसलिए जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे यहाँ पे, तो जो ए की जो वैल्यू रखेंगे हम नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव तब कट जाएगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, और जेम्स को रिएक्शन टाइम वाले फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा कि मैंने क्या किया। मैंने मेरा एक फ्रेंड है, उसने स्केल को ग्रैब कर रखा है और मैं हूँ यहाँ पे, ये हूँ मी, ये है माई फ्रेंड। तो अब मेरे फ्रेंड ने क्या किया कि उस स्केल को छोड़ा और मुझे पकड़ना है, तो मैं कितनी देर में उस स्केल को पकड़ूंगा वो होता है मेरा रिएक्शन टाइम। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपल इस फॉर्मूले में अप्लाई किया। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने जो छोड़ा जब स्केल, तो हो गई 0। ओके, सो यू को 0 में यहाँ पर पुट कर लूंगा और मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी हाफ AT²। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ इजीली, वो आ जाएगा 2s/a का रूट। इस तरीके से मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकाल लेता हूँ और ये होता है मेरा रिएक्शन टाइम। हाउ इज यू 0? तो जेम्स, अगर मैं किसी चीज़ को छोड़ूंगा, जब आप एक बॉल लेते हो और उसे ड्रॉप करते हो, तो आप कुछ उसे वेलोसिटी थोड़ी ना दे रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही हो गई ना उस चीज़ की। अब वो तो अलग बात है कि एक्सेलरेशन की जो अपनी ग्रेविटी है उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ तो वेलोसिटी तो 0 ही होती है। ओके, तो जेम्स को अब समझ में आ गया, ठीक है। तो यही था आज हमारे लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही है। और हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज। तो रिएक्शन टाइम हमने देखा, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, वो आया 2 = √2s/a। इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला आ गया। फिर हमने ऊपर देखा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की, अगर मेरे पास कोई कार है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आकर रुक जाती है वो, क्योंकि मैं पॉइंट ए पर ब्रेक लगाने शुरू करता हूँ और पॉइंट बी पर ड्रैग की वजह से वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, वो आ गया ये ds = -u²/2a। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पीछे क्या देखा था, मैंने देखा कि अगर मेरे पास कोई फ्री फॉल वाली कंडीशन है, इस तरीके से फ्री फॉल वाली कंडीशन में मैंने एयर रेजिस्टेंस के बारे में देखा क्या होता है, जी की वैल्यू किस तरीके से नेगेटिव हो गई इधर वाली पार्ट में, क्योंकि मैंने नेगेटिव वाई एक्सिस को डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव कंसिडर किया था, तो जी हो गया -10। और उनका इफेक्ट क्या आएगा काइनेमेटिक इक्वेशंस के ऊपर, वो किस तरीके से वेरी करेंगी फ्री फॉल के केस में, वो भी हमने देखा। और उनके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। फिर हमने उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस किस तरीके से यूज करते हैं वो देखा था। कि मेरे पास कोई टावर था, मैंने ऊपर बॉल फेंकी, वो पॉइंट ओ पे आके नीचे की तरफ चली गई। मैंने उस क्वेश्चन के पार्ट ए में डिस्टेंस निकाला कि वो कितना डिस्टेंस ऊपर मूव करी, और पार्ट बी में मैंने टाइम निकाला। टाइम को हमने 2 मेथड से सॉल्व करना सीखा है। एक तो हमने उसे पाथ में ब्रेक कर कर टाइम निकाला, डिफरेंट टाइम निकाला और उन दोनों को यहाँ पर लाकर जोड़ दिया डिफरेंट टाइम्स को। सेकंड केस में हमने क्या देखा कि हम सीधा कंसिडर कर लेते हैं पाथ ए से बी तक। उसमें क्या हुआ कि जो यू था वो अपना नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि जो ए से हम बी आएंगे तो डायरेक्शन है नीचे और यू है ऊपर। फिर हमने यहाँ पर जो अपनी काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उनका हमने डेराइव करना सीखा कि हम कैलकुलस की मदद से उनको किस तरीके से डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो बेसिकली लगाया था वो लगाया था A = dv/dt। ये अपना बेसिक फॉर्मूला, ये अप्लाई होता ही है। फिर लगाया था मैंने v = dx/dt फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सॉल्व किया था। और थर्ड वाले पार्ट में मैंने एक्सेलरेशन को dv/dt लिखा था और फिर मैंने dx/dx की मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दी थी। कैन यू स्क्रॉल बैक टू रिएक्शन टाइम? ठीक है, मैं रिएक्शन टाइम पे दोबारा आ गया। तो आप ये रिएक्शन टाइम को नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो थोड़ा बहुत भी आप जो है आइडिया ले सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। क्लास का जो असाइनमेंट होगा वो भी साइट पर अपलोडेड होगा, जैसे आप लोगों को बता दिया था। ज्ञानबोधि.com पर जाकर आप अपने असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी साइट पर अवेलेबल कर देंगे हम कल तक। तो सोच कि जब आप टुमारो क्लास अटेंड करेंगे, टुमारो से नेक्स्ट डे, तो आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, अपनी पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करेंगे और हम इस पर और क्वेश्चंस लगाना सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्शन टाइम भी देखते हैं किस तरीके से करना है।